तो मित्रों, जैसा आप सभी को पता है कि इस पूरी सीरीज में हम डिस्कस करते हैं यूपीएससी के कुछ एक पीवाईक्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए डिस्कस करना, और उनको सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स, जैसे आपके एलिमिनेशन हो गया, लॉजिकल गेसिंग एक्सेट्रा, जिससे कि आप 40 to 50 मार्क्स का एज इजीली ले सकते हैं अपनी प्रीलिम्स में। विद द हेल्प ऑफ दोज ट्रिक्स एंड पीवाईक्यू रिसर्च, I was myself able to score around 125 plus marks in 2022 prelims। बाकी तो यूपीएससी अभी रिजल्ट निकालेगा, बट वेरियस आंसर के इससे मेरा ये स्कोर बन रहा था। तो इसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करते हैं। बेसिकली सबसे पहले आपको बता दें कि लेक्चर्स जो लिए जाएंगे वो एकदम धीरे से चलेंगे। हर क्वेश्चन के हर पार्ट पे रिसर्च होगी, ताकि अगली बार जब यूपीएससी आपको रिपीट करके वो क्वेश्चन दे किसी भी तरीके से, राइट, किसी भी लैंग्वेज में पूछ के तोड़ मरोड़ के, तो आप उसको इजीली आंसर कर पाए। ये मेरा पर्सनली मानना है कि यूपीएससी हर बार कम से कम 30 से 40 नंबर का जो क्वेश्चन है वो रिपीट करती है, राइट। वो डिफरेंट फॉर्मेट में पूछ लेती है, लेकिन नॉलेज बेस वही रहता है। तो जैसे ये 56 क्वेश्चन था, ये पूछ लिया था यूपीएससी ने 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें यूपीएससी ने पूछ लिया था आपके इंडिया के बेसिकली डीप ओशन मिशन के बारे में। वो जानना चाहता था कि आपकी डीप ओशन मिशन के बारे में कितनी डीप नॉलेज है। सबसे पहले आप कमेंट में बताएंगे कि इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री आपके डीप ओशन माइनिंग या फिर डीप ओशन मिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। और ये डीप ओशन मिशन समुद्रयान से कैसे डिफरेंट है, आप ये भी मुझे, राइट, मुझे नहीं बताएंगे, लेकिन इस पे रिसर्च जरूर करना है। ये दो डिफरेंट मिशन है और कैसे ये डिफरेंट है ये आप मुझे बताएंगे, राइट। तो इस पूरे क्वेश्चन में जब आपने पहली ही स्टेटमेंट पढ़नी थी कि ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंसेस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स, तो ये एकदम एकदम झूठी स्टेटमेंट है, राइट। क्योंकि अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा यूएन क्लॉज के बारे में, एक ट्रीटी है यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, उसके तहत अलग अलग आपकी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी। यूएन ओशन कमीशन बना था, राइट, ग्लोबल ओशन कमीशन। उसके बाद आपकी आईएसए बनी थी, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, एक ट्राइब्यूनल बना था ऐसे डिस्प्यूट्स को मैनेज करने के लिए। तो जो सी बेड माइनिंग की बात हो रही है यहाँ पे, सी बेड माइनिंग, तो ये ऑब्वियसली इसके लिए अलग से सीबेड अथॉरिटी बनाई है भाई, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो ये फैक्ट एकदम गलत है। अगेन मेरी जो ट्रिक है आपको, जहां पे भी यूपीएससी फैक्ट पूछे, जैसे एक ग्लोबल ओशन कमीशन इसमें फैक्ट हो गया, राइट, और एक लाइसेंस ग्रांटिंग का इसमें अलग से फैक्ट हो गया, राइट, और इंटरनेशनल वाटर में ये माइनिंग लाइसेंस ग्रांट हो रही है। तो इसमें 2-3 फैक्ट यहाँ पे पूछे गए हैं। इसमें कहीं पे भी यूपीएससी इजीली आपको फैक्ट अल्टर कर सकता है। तो जहां भी ऐसे फैक्चुअल हैवी फैक्ट्स यूपीएससी ने पूछे हो, मोस्टली वो रॉन्ग होते हैं, राइट। तो सिर्फ एलिमिनेशन इस तरीके से आपको हेल्प करती है। एक स्टेटमेंट का आपको पता होता तो आप दोनों राइट मार्क कर सकते थे कि इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंसेस फॉर सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर। इसको हम अच्छे से अभी यहाँ एनालाइज करेंगे कि ताकि फ्यूचर में इस पे अगेन आपसे क्वेश्चन बन सकता है। और रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर्स, भाई ये तो एकदम सही स्टेटमेंट है, ये तो सभी को पता होगा। पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स आपने सुना होगा। इस पे हमने थोड़ा रिसर्च करना है। देखो, इंडिया को अभी जो ये लाइसेंस मिला है, ये करीब आपका 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। कहाँ पे? आपके सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में। याद रखना है आपने, सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन, राइट, जो इंडियन ओशन का सेंट्रल एरिया है, वहां पे इंडिया को ये माइनिंग लीज मिली हुई है। और ये लाइसेंस, क्योंकि ये लाइसेंस है, तो लाइसेंस इनडेफिनिट कभी नहीं होता है। तो अगली बार अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंडिया हैज रिसीव्ड सच लाइसेंस एंड इट इज फॉर इनडेफिनिट पीरियड, तो आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर ये आपके लिए 15 साल के लिए मिला हुआ है। अभी के दौर में इंडिया को ये 15 ईयर्स के लिए मिला हुआ है, और ये 2016 में इंडिया ने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से एग्रीमेंट साइन किया था। और अगेन वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव सच लाइसेंस, तो ये झूठ बात है। इवन 2016 से पहले भी इंडिया को एक बार ऐसा लाइसेंस मिला था। 2002 के आसपास इंडिया ने ऐसा एक सिग्नेचर किया था, राइट, सीबेड अथॉरिटी से, और जिसमें इंडिया को करीब करीब 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो आपको मिला था सीबेड माइनिंग के लिए। तो ये इससे रिलेटेड हमने रिसर्च पूरी कर ली, लेकिन अभी थोड़ा और हम जो है रिसर्च इसमें कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी लाइसेंस ग्रांट करती है, आपकी जीओसी नहीं। यूएन क्लॉज की जो क्लासिफिकेशन होती है सी की, इसे हमें पढ़ना जरूरी है। ये आपसे सीडीएस वगैरह या सीएपीएफ वगैरह में इजीली पूछ लेते हैं, और यूपीएससी भी अब स्टैटिक नेचर का पूछ रही है। तो यूएन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज क्या कहता है कि आपकी जो
जो ओशन है इसे हम 4 तरीके से डिवाइड करेंगे, राइट। आपका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, आपका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये टोटल कितना चलेगा आपका 200 नॉटिकल माइल तक चलेगा, राइट। और ये 200 नॉटिकल माइल कहाँ से इसे आप काउंट करेंगे, जो आपकी ये बेस लाइन होगी, राइट। बेस लाइन क्या होती है, बेस लाइन आपकी जो कंटिनेंटल शेल्फ है। अब अगर किसी को कंटिनेंटल शेल्फ का भी पता नहीं है तो वो स्टैटिक के अपना पोर्शन कंप्लीट कर ले, राइट। जिसे ये भी पता नहीं है तो वो अपना बेसिक पहले कंप्लीट करे फिर इस सीरीज को देखें, राइट। तो जो आपकी कंटिनेंटल शेल्फ होती है, राइट, जैसे ये कंटिनेंट एक्सपेंड किया और यहाँ पे कंटिनेंटल शेल्फ बन गई, ये आपके ओशन में सबमर्ज्ड कंटिनेंट होता है, उसे हम कहते हैं कंटिनेंटल शेल्फ। तो जहां पे आपका जो ओशन की जो लो टाइड लाइन है, लो टाइड लाइन मतलब ओशन देखो हाई टाइड आती है, लो टाइड आती है, तो जितना अंदर ओशन लो टाइड के टाइम पे जाएगा, जिस लाइन तक ओशन लो टाइड के टाइम पे जाएगा, उसे हम कहते हैं बेस लाइन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर पहला, ये हुआ आपका बेस लाइन। यहां से आगे 200 नॉटिकल माइल तक होगा आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके बारे में एक फैक्ट याद रखना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक सेफ पासेज नाम का एक कॉन्सेप्ट चलता है आपका, कि भैया जो भी आपकी कंट्री होगी उसे दूसरी कंट्री के जो आपके शिप्स होंगे उन्हें सेफ पासेस देना होगा, राइट, सेफ पासेस देना होगा, और वो चलता है आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। अब इस पूरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी हमने डिवाइड कर रखा है 2-3 क्लासेस में। एक वो आपका टेरिटोरियल सी, इस पे फुल कंट्रोल होता है, इस पे आपके फुल कंट्रोल होता है आपकी नेशन का, राइट, पूरा कंट्रोल। इसके स्पेस, एयर स्पेस पे भी कंट्रोल होगा जो 12 नॉटिकल माइल तक चलेगा बेस लाइन से, और इसके सी पे भी, जो इसके मिनरल्स वगैरह होंगे सी बेड पे भी पूरा अथॉरिटी किसकी होगी, कंट्री की। अब आती है आगे कंटीजियस जोन। ये जो है ये आपका अगले 12 नॉटिकल माइल मतलब पूरा 24 नॉटिकल माइल तक आपका चलेगा कंटीजियस जोन, राइट। इस पे क्या है, इस पे नेशनल एयर स्पेस में, एयर स्पेस नेशनल वो आपकी कंट्री के अंडर नहीं होगा, लेकिन जो आपकी सी बेड है और जो आपके ओशन एक्सप्लोरेशन है, नेविगेशन है, उस पे उतना ही कंट्रोल होगा कंट्री का जितना टेरिटोरियल सी में। नेशनल एयर स्पेस पे इस एरिया में कंट्रोल नहीं होगा, बट उतना ही कंट्रोल होगा आपके नेविगेशन में जितना कि आपके टेरिटोरियल सी में। ये हुआ डिफरेंस। इसके आगे आपका जो पूरा आपका जो बचा पार्ट है 200 नॉटिकल माइल तक का, वो आपका आता है फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें आपके स्काई पे कोई लिमिट नहीं होती है, स्काई पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन सी बेड पे कंट्रोल होता है, बट फिर जो नेविगेशन है उसमें सेफ पासेस देनी पड़ती है। बात समझ में आई? अगर समझ में नहीं आई होगी 2-3 बार इसको, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, 2-3 बार इसको अच्छे से देख लेना, और उसके बाद आपका जो है हाई सी का कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा, जो कि इंटरनेशनल वाटर होती है। इस पे जो है, इस पे आपका यूनाइटेड नेशंस का जो आपकी जो सी बेड अथॉरिटी वगैरह है, यूएन ओशन कमीशन हो गया, ये सारी चीजों का कंट्रोल आपके डीप सी में होता है। अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो जिसका ट्रेंड रिपीट किया यूपीएससी ने, इसीलिए मैं कहता हूं क्योंकि यूपीएससी अपना ट्रेंड रिपीट करता है। और यहां पूछा था कि इसमें से लीस्ट वाटर एफिशिएंट मतलब सबसे ज्यादा वाटर कंज्यूम कौन सी क्रॉप करती है। ऑब्वियस सी बात है, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा वो शुगर केन एकदम से लगा देगा। मैं इसीलिए ये बोल रहा हूँ कि यूपीएससी क्यों रिपीट कर रहा है। आप उठा के देखना भैया, 2019 या 2018 का आई थिंक वो क्वेश्चन पेपर था, उसमें उठा के देखना, उसमें शुगर केन पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भैया जो शुगर केन के जो नए मेथड्स हैं, क्रॉपिंग मेथड है, उस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो जो कंटूर बडिंग वगैरह इस तरीके के जो आपके शुगर केन कल्टीवेशन के तरीके हैं, क्या ये सस्टेनेबल होते हैं नहीं होते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था। अगर किसी ने रिसर्च की होती तो इजी, इसका आंसर करना इजी था। अब यूपीएससी के द्वारा एक साल नहीं रुका गया और उसने ट्रेंड को रिपीट कर दिया, राइट। उसने ट्रेंड को रिपीट कर दिया विद इन 1 ईयर। सॉरी, मैं जो है लास्ट पेज पे पहुंच गया, राइट। हाँ, एक साल भी यूपीएससी की नहीं रुका गया और उसने ये ट्रेंड जो है आपका रिपीट कर दिया एक साल के अंदर। अब 2022 का ये अब क्वेश्चन है, ये 2021 का था, राइट, कि भैया इनमें लीस्ट वाटर एफिशिएंट कौन सी क्रॉप है। 2022 का ये क्वेश्चन है कि भैया इसमें सबसे ज्यादा एंथ्रोपोजेनिक जो है मीथेन एमिशन और नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन कौन सी क्रॉप से होता है। क्रॉप वही रिपीटेड है, शुगर केन भी है, आपका राइस भी है, राइट, व्हीट भी है। इसमें से देखो शुगर केन यहाँ पे क्रॉप फिर से रिपीट हुआ है, तो जिसे पता है वो शुगर केन नहीं है, अगेन ये राइस है। राइस से क्यों आपके मीथेन का सबसे ज्यादा एमिशन होता है, क्योंकि देखो मीथेन प्रोड्यूस होती है आपकी जो आप अनएरोबिक कंडीशन उसे आप कह सकते हैं कि भैया एयर की प्रेजेंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस जितनी कम हो तो उस टाइम जब वो आपका ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा उससे आपकी निकलेगी मीथेन।
तो राइस कल्टीवेशन में तो हम पानी का बहुत यूज करते हैं, फील्ड जो है पानी से भरी होती है, उससे क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो मिट्टी तक नहीं पहुंच पाती, और मैंने कहा था कि अनएरोबिक कंडीशन में जो है मीथेन प्रोड्यूस होगी, तो इसीलिए राइस कल्टीवेशन में सबसे ज्यादा मीथेन का एमिशन होता है, ये बात याद रखनी है। ये ट्रेंड अगेन रिपीट हुआ, विद इन 1 ईयर यूपीएससी ने ये ट्रेंड रिपीट किया, इसीलिए पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूपीएससी अब आपसे वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछना बंद कर चुका है, वो आपसे बंद कर चुका है कि ये पूछना कि भैया बताओ इसमें वार्म करंट कौन सा है और कोल्ड करंट कौन सा है, राइट। वो अब आपसे ये कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि जो अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, राइट, और ये हमारा इक्वेटर हो गया। ये बोल रहा है कि जो ट्रॉपिकल जोन है, मतलब जो आपके इक्वेटर के आसपास के एरिया है, इसमें जो ओशन का, राइट, मान लो ये आपका अटलांटिक ओशन हो गया, ये मैंने अटलांटिक ओशन बना दिया, कि इसका जो ओशन का वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला वेस्टर्न पार्ट, ये वार्म होगा ट्रॉपिकल एरिया में कंपेयर टू द ईस्टर्न पार्ट, राइट। और फिर ये बोल रहा है कि जो जब आप ऊपर आओगे टेम्परेट एरिया में, तो इसका जो ईस्टर्न पार्ट है ये वार्म हो जाएगा, राइट, ये वार्म हो जाएगा कंपेयर टू योर वेस्टर्न पार्ट। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। लोगों ने इसे गलत क्यों मान लिया? क्योंकि हम यूजुअली पढ़ते हैं कि जो कंटिनेंट का वेस्टर्न पोर्शन है वो कोल्ड होता है, हमने कंटिनेंट वाला इसमें उस टाइम अप्लाई कर दिया, क्या कहते हैं, आपके ओशन में अप्लाई कर दिया। कंटिनेंट का ईस्टर्न हिस्सा और ओशन का ये वेस्टर्न हिस्सा हुआ भैया, राइट। नॉर्थ अमेरिका का ये ईस्टर्न हिस्सा हुआ, अटलांटिक ओशन का ये वेस्टर्न हिस्सा हुआ, और अटलांटिक ओशन का वेस्टर्न हिस्सा मतलब नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न हिस्सा, और वो आपके ट्रॉपिकल एरिया में वार्म होगा, ये बात सही है। क्योंकि ये आपसे सिंपल पूछ रहा है ये ओशन करंट्स का कॉन्सेप्ट। होता क्या है कि जो भी आपने, अब अगर किसी ने ओशन करंट्स अच्छे से पढ़ने हैं तो आई थिंक मैंने इस पे लेक्चर लिया हुआ है, जियोग्राफी की सीरीज पे देख लेना, मैंने अच्छे से ओशन करंट्स कवर करवाए हुए हैं और आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, पूरे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स उसमें कवर्ड है, राइट। तो मैं यहाँ वो रिपीट नहीं करूंगा कि कौन सा ओशन करंट, ये पेरू बेंगुएला करंट वगैरह, राइट, पेरुवियन करंट, हम्बोल्ट करंट, ये मैं आपको रिपीट नहीं करूंगा, यहाँ बस हमने कॉन्सेप्ट देखना है। होता क्या है कि इक्वेटर के रीजन में आपसे ईस्ट से वेस्ट की ओर विंड चल रही होती है, इसे हम ईस्टर्ली विंड कहते हैं। तो ये अपने साथ क्या है कि यहाँ पानी भी घिस लाएगी, ईस्ट से चलते चलते पानी घिसेगी, और घिसते घिसते कहाँ, यहाँ वेस्टर्न हिस्से में ये गरम गरम पानी को, जो सरफेस वाटर है गर्म पानी, वो यहाँ इकट्ठा कर देगी। इट मीन्स इक्वेटोरियल रीजन में या आपके सब ट्रॉपिकल एरिया में जो ओशन का वेस्टर्न हिस्सा है वो वार्म होएगा। बाद में ऊपर सब कुछ उल्टा हो जाता है, क्योंकि अब विंड चल रही है वेस्ट से ईस्ट की ओर, तो यहाँ जो अब ये गर्म पानी इकट्ठा हुआ था, ये सरफेस वाटर अब कैसे मूव करने लगेगा, ये ईस्ट की ओर मूव करने लगेगा, और ये यहाँ पे ईस्ट की ओर आपके इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ गर्म पानी बनाएगा, राइट। ये देखो यहाँ आपके गर्म एरिया बन जाएगा, राइट। तो ये बेसिक सा इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पूछा हुआ था, तो इसमें हम ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। हाँ, आपको करंट, ओशन करंट्स का पता होना चाहिए, कौन वार्म है कौन कोल्ड है, और उसके लिए ऑलरेडी मैंने लेक्चर लिया हुआ है, यू कैन ऑलवेज रेफर टू दैट लेक्चर, या फिर इसे पॉज करके आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, रिसर्च वाली पीडीएफ, तो हर 2-3 दिन बाद ये अपलोड होती रहती है टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर ये यूपीएससी हब आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यूपीएससी सीजीआईएआर पे फिर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि ये उस साल न्यूज में था। बेसिकली जब आप ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ोगे कि क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेड बाय क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम, इतनी बड़ी स्टेटमेंट भैया, हैवी स्टेटमेंट, मेरे को इसे समझने के लिए इतना टाइम लग गया था, राइट। नेक्स्ट आता है कि प्रोजेक्ट ऑफ CAFS is carried out under the consultative group on international agreement, मतलब CGIAR, इसका मुझे थोड़ा सा पता था, राइट, इसका मुझे थोड़ा सा पता था, और मैंने यहाँ वो ट्रिक लगाई अपनी कि देखो यहाँ एक फैक्ट फ्रांस दिया हुआ है, एक CGIAR दिया हुआ है, और एक CCAFS दिया हुआ है, तो भैया 3 फैक्ट हैं, और ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है, ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है, मैंने ये माना, क्योंकि गलत होने की इसमें प्रोबेबिलिटी देखो 3 बटे आपकी, राइट, 3/4 थी, राइट। आप अगर ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इतनी ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी थी गलत होने की, तो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ये कहीं पे भी आपकी जो है गलत हो सकती है, राइट। 3/4 नहीं, इसको हम 2/3 कहेंगे, क्योंकि मान लो अगर एक भी फैक्ट इसमें इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता था। हालांकि
जो फिर यूपीएससी के आंसर की है इसमें ये तीनों स्टेटमेंट सही होती है। इसलिए ट्रिक आपकी हर जगह काम नहीं आएगी, लेकिन जितने मैंने अभी तक डिस्कस किए हुए हैं क्वेश्चंस, यूजुअली ये ट्रिक जो है क्योंकि एग्जामिनर माइंडसेट वही है कि आप वो फैक्ट से प्ले करेगा, कहीं ना कहीं करेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें सारे फैक्ट करेक्ट उसने डाले हो, राइट। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को भी पता नहीं होते हैं, तो ये आपने छोड़ने हैं, राइट। ये आपने छोड़ देना चाहिए था। मैंने अटेम्प्ट किया और मैंने गलत अटेम्प्ट किया, बट इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है ये 1.3 है। ग्रीन एग्रीकल्चर की बहुत बात हो रही है, तो बहुत पॉसिबल है सर इस प्रोजेक्ट का अगले पेपर में आना। क्यों? क्योंकि जो ये ग्रीन एग प्रोजेक्ट है ना, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है पिछले कुछ सालों से। आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो अभी यहाँ पे फैक्ट फाइल के थ्रू मैंने ग्रीन एग इंडिया प्रोजेक्ट की जो हमारी वेबसाइट है उसी से मैंने ये पूरी फैक्ट फाइल उठाई हुई है। आप एक बार अच्छे से इसको देख लेना। कुछ हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है, ग्रीन एग प्रोजेक्ट, ये बेसिकली कौन से एरिया में, बायोडाइवर्सिटी के एरिया में, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के एरिया में और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए ये एक प्रोजेक्ट चलाया गया है। किसने ये चलाया है? बेसिकली जो इंटरनेशनल लेवल पे इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है। और इंडिया में जो आज के दौर में जो मेन स्टेट्स में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्रीन एग इंडिया प्रोजेक्ट, राइट, ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का इंडियन पार्ट वो इन स्टेट्स में चला हुआ है, इधर मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड। तो अगर वो आपसे बोले कि थ्रू आउट इंडिया ये चलाया गया है, तो ये एकदम झूठ बात होगी आपकी, राइट। और ये आपके 7-8 साल तक इंडिया में चलाया गया है। इंपॉर्टेंट बात, रिसेंटली जो है इंडिया को ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी से इस प्रोजेक्ट की जो फंडिंग होती है ना, वो ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी के अंडर हो रही है, ग्रीन एनवायरनमेंट GEF फंडिंग के फैसिलिटी से। आप मुझे बताएंगे कि जो ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, राइट, ये आपकी कौन सी, राइट, ये आपकी कौन सी एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी, राइट, उसके तहत बनाई गई, और अगेन इसके तहत आपकी कौन सी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो है वो फंड करवाए जाते हैं, राइट। कुछ ऐसे इंटरनेशनल आपके एग्रीमेंट्स होंगे, मान लीजिए जैसे आपके कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हो गया, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्या कहेंगे उसे, डेजर्टिफिकेशन हो गया। तो इस तरीके की कुछ 4-5 कन्वेंशन है जिसको ये फंड करती है ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो GEF फैसिलिटी है वो कौन कौन सी ऐसे मैकेनिज्म्स को फंड करती है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसमें बताया हुआ है सिंपल सा, कुछ नहीं है इसमें, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप इसे इजीली जो है अटेम्प्ट कर सकते थे। बताया हुआ है कि जो लीफ लिटर होता है, मतलब पत्ते जो झड़ जाते हैं वो एकदम से फास्टर जो है आपके डीकम्पोज हो जाते हैं, ये कोई ऐसा जंगल है। और जो आपके सॉइल सरफेस है, राइट, जो आपका सॉइल का सरफेस है वो ऑलमोस्ट नंगा हो जाता है, क्योंकि जो आपका ऊपर से पत्ते गिरे वो ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं हो पाए, वो एकदम से आपके जो है डीकम्पोज हो गए, राइट। Apart from trees, vegetation is largely composed of plant forms that reach up to the canopy. मतलब ऐसे कुछ प्लांट्स इस जंगल में पाए जाते हैं, इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जिसकी कैनोपी कवर बहुत ज्यादा होती है। और इन प्लांट्स में जो है एपिफाइट्स मतलब जो प्लांट में क्लाइंब करके जाए, जो आपकी बेल वगैरह होती है उसे कहते हैं एपिफाइट्स, राइट। तो एपिफाइट्स जो है वो इन प्लांट्स में कैनोपी तक ऊपर तक जाती है, राइट। बहुत लंबे लंबे एपिफाइट्स इसमें होते हैं, बेलें वगैरह होती है। बताओ हम कौन से जंगल की बात कर रहे हैं? सिंपल, इसका आंसर था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर आपने सिर्फ ये ऊपर पढ़ा होता कि लीफ लिटर डिकम्पोजेज फास्टर देन एनी अदर बायोम, तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते थे। क्यों? इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ये बात सही है कि आपका, मान लो ये आपकी धरती हो गई, ये आपका इक्वेटर हो गया, तो इक्वेटर के आसपास ही आपको जो है ज्यादातर आपको इस तरीके के जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। अब ये बात भी सही है कि भैया एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ना, ये सबसे घने जंगल है, राइट, ये सबसे घने जंगल है। अब मान लो मैंने ये कह दिया कि सबसे घने जंगल कहाँ है? इक्वेटर के आसपास के एरिया में। तो बंदा तो बोलेगा भैया अगर घना जंगल है तो पत्ते भी उतने ही झड़ेंगे, बात सही है। और अगर पत्ते झड़ेंगे तो जो आपकी सॉइल की क्वालिटी है या फिर जो आपका ह्यूमस कंटेंट है या सॉइल कवर है वो तो ज्यादा होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए, लॉजिकली तो ये होना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन यहाँ बोला हुआ है कि आपकी जो सॉइल है वो बिल्कुल नंगी होती है, वो एकदम बेयर होती है, ऑलमोस्ट बेयर होती है। तो ऐसा कैसे? सिंपल बात,
सिंपल बात, आपका जो इक्वेटर का एरिया है, यहाँ क्या है कि यहाँ मॉइस्चर बहुत ज्यादा होती है। मॉइस्चर में क्या है कि बैक्टीरियल एक्टिविटी भी ज्यादा होगी, तो जो पत्ते ऊपर से गिरेंगे, वो जो ग्राउंड पे पत्ते ऊपर से गिरेंगे, उसको जो है बैक्टीरिया खा जाता है, तो उसका ह्यूमस नहीं बन पाता। इसलिए सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी भी बहुत गंदी होती है यहाँ पे, पुअर। एग्रीकल्चर अच्छी नहीं कर सकते आप यहाँ पे। और साथ में जो है आपका यहाँ एपीफाइट्स वगैरह अच्छे होंगे, घने होंगे जंगल, लेकिन इसकी वजह से आपका जो सनलाइट है वो भी नहीं पहुंच पाएगी ग्राउंड तक। तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी ये सॉइल नहीं मानी जाती है, कंडीशन नहीं मानी जाती है। इसी वजह से आपकी जो सॉइल है वो नंगी भी रह जाती है, क्योंकि जो पत्ते वत्ते हैं वो बैक्टीरिया खा गया। बात समझ में आ गई? अब हमें यहाँ पे थोड़ी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने टुंड्रा पे ऑलरेडी एक वीडियो लेके रखी हुई है, आप देख सकते हैं मेरे एनवायरनमेंट के सीरीज में, टुंड्रा वनस्पति पे। देखो, टुंड्रा भी दो तरीके की होती है, एक आर्कटिक टुंड्रा जो आर्कटिक रीजन में पाई जाएगी, और एक आपकी होती है अल्पाइन टुंड्रा जो आपके जो है हाई माउंटेनियस एरिया जैसे हिमालयाज के टॉप पॉइंट्स पे आपको देखने को मिलेंगे। आर्कटिक टुंड्रा में इंपॉर्टेंट बात है कि इसके जो आपकी जड़ें हैं वो काफी शैलो होती है, क्योंकि वो नीचे जो आपका परमाफ्रॉस्ट होता है वो क्या होता है, पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। परमाफ्रॉस्ट में नीचे जड़ें नहीं घुस पाती है, क्योंकि परमानेंटली फ्रोजन होता है, ये एरिया बहुत सख्त होता है। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, आर्कटिक टुंड्रा की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी नहीं होती है, पर जो अल्पाइन टुंड्रा की जड़ें हैं ये बहुत काफी ठीक ठाक गहरी होती है, क्योंकि इन्हें पानी डीप एरिया से खींचना पड़ता है। ये इनमें एक डिफरेंस है जो आपने याद रखना है। बाकी कुछ इनके कॉमन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि कोल्ड बहुत ज्यादा क्लाइमेट होता है, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है, या फिर ये आर्कटिक एरिया में। दूसरा की जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो बहुत कम है, क्योंकि इक्वेटर से बहुत दूर है ये, ऊपर सनलाइट नहीं पहुंच पाती, इसलिए डाइवर्सिटी भी कम होगी। वेजिटेशन जो है ये, इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, हाई मतलब बहुत ज्यादा कैनोपी कवर आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट की जो ड्रेनेज है वो काफी लिमिटेड होगी, क्योंकि बारिश कम होती है यहाँ पे। अगला की जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के सीजन है वो बहुत शॉर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया सनलाइट काफी शॉर्ट टाइम में ही यहाँ पे पहुंच पाती है। और जो एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स हैं वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से इनको मिलते हैं मैक्सिमम, राइट, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से, क्योंकि यहाँ पत्ते वत्ते तो उतने झड़ते नहीं है, राइट, तो ह्यूमस उतना बन नहीं पाता है। एंड लार्ज पॉपुलेशन ऑसिलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, थोड़ा भी अगर टेम्परेचर बदलाव हुआ तो पॉपुलेशन में काफी ऑसिलेशन यहाँ पे होगी। लगता है वीडियो काफी लंबी चली गई है, आई थिंक 19-20 मिनट की हो गई होगी। हमें शॉर्ट रखनी चाहिए वीडियो, लेकिन फिर इतना रिसर्च भी तो करना है भाई, अदरवाइज फिर वही मैटर हो जाएगा ना, हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, बाद में आंसर का मतलब फिर से इस पे क्वेश्चन बना तो वो आपके बन नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखूं। तो आज के लिए हम यहीं पे से एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है भाई, ये इनिशिएटिव लाइक करो, लाइक मत करो भले ही, कमेंट में तो बताओ, मतलब थोड़ा अप्रिशिएशन मिलता है, राइट। कमेंट पढ़ना मुझे अच्छा भी लगता है, तो मेरे अच्छे लगने के लिए अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो कमेंट पे आप बताइए कि इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या ठीक ठाक है, या फिर ऐसे ही चलने दें। ये सब कुछ आप बताते रहिए, कमेंट में बातें करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी करो।